हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जजमेंट सैम्पलिंग। भाई जजमेंट सैम्पलिंग के अंदर जो बंदा होता है इन्यूमरेटर या जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, जजमेंट के हिसाब से सैंपल लेता है, प्योरली जजमेंट के हिसाब से लेता है, कोई रैंडमनेस नहीं होती यहां पर। ठीक है, उसके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस वगैरह का यूज करके सर्वे करता है। वो सिर्फ टारगेटेड पॉपुलेशन कोई, मतलब जो पॉपुलेशन से मेरे को सर्वे करना है, जिनमें से जिस पॉपुलेशन के जिन लोगों से मुझे सर्वे करना है, ये सिर्फ उसको ही टारगेट करता है बस। ठीक है, तो यार रैंडमनेस की तो कोई बात ही नहीं आती। समझे मैं क्या कह रहा हूं? उसके हिसाब से, उसकी मर्जी से, उसकी पसंद से, उसकी इच्छा से उसे जो सैंपल लेना होता है वो सैंपल लेता है। ठीक है, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो देखो यहां क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज डिपेंडेंट सोनली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैम्पलर एंड ही अप्लाइज हिज ओन जजमेंट। यहां कोई रैंडम किसी को भी यूज नहीं करते। ठीक है, मेरे पास सेल के कुछ बिल है, मेरे को कुछ बिल चेक करना है तो मैं अपने हिसाब से सैंपल ले रहा हूं, या मुझे कोई बात पता पड़ी कि यार इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के बिल में गलतियां हो सकती है। ठीक है, इस पर्सन को जो माल बेचा तो ये पर्सन कौन है, रिलेटेड पार्टी है, इसके साथ कोई फ्रॉड किया है कंपनी ने, तो मैं सिर्फ उस पार्टी के बिल चेक कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर किसके हिसाब से काम चल रहा है, मेरे जजमेंट के हिसाब से। यहां रैंडमली कोई बिल नहीं ले रहा सेल के में, सेल के बिल में रैंडमली नहीं ले रहा। मुझे जिसमें पता चला, मुझे जिसके बारे में बताया गया कि इसमें फ्रॉड वगैरह मिल सकता है, मैं सिर्फ उन्हीं पार्टी के बिल को चेक कर रहा हूं। ठीक है, आ रहा है बराबर? सही है भाई। तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज डिपेंडेंट सोनली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पलर। ही अप्लाइज हिज ओन जजमेंट, अपना जजमेंट यूज करता है। उसका जजमेंट किस पे बेस होता है, बिलीफ। अभी भी बिलीफ पे, उसका जजमेंट किस पे डिपेंड होता है, बिलीफ पे। और बिलीफ समझ गए ना, उसकी मान्यता, या फिर प्रेजुडिस यानी कि बायसनेस। ठीक, या फिर विम। भाई बिलीफ, उसकी मान्यता, ठीक है, प्रेजुडिस, बायसनेस। वो बायस होकर सैंपल ले रहा है, बायस होकर सैंपल ले रहा है मतलब मैं पार्टी का सर्वे कर रहा हूं, कौन सी पार्टी को लोग ज्यादा वोट देंगे या कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो मैं बीजेपी के फेवर में हूं तो मैं यही लोग छाट रहा हूं कि बीजेपी वाले कौन से। ठीक है, जहां कोई कांग्रेस की तारीफ करता है मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं कहा रहने भाई तू पागल है तू तो। ठीक, मैं कांग्रेस के फेवर में हूं तो मैं उल्टा काम कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं। तो ये है प्रीजुडिस, बायसनेस आ गया मेरे अंदर। ठीक, विम्स का मतलब होता है मनमानी, मेरी मनमानी से सैंपल ले रहा हूं। इंटरेस्ट मतलब इच्छा। ठीक है, मेरी इच्छा से सैंपल ले रहा हूं जो मुझे लेना है। तो says this type of sampling is non probabilistic sampling, it is purely सब्जेक्टिव। का मतलब है पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पहले बता चुका हूं क्या होता है। हाँ, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करे। मेरी बात सुनो, कॉइन टॉस करने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। डाइस फेंकने में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 4 आने की 1/6। ठीक है, किससे पूछोगे वो यही जवाब देगा, पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करेगी ये बात, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पे बेस्ड वाली बात है, ये इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बात है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर तुम मुझसे पूछो कि सर आपका जो अगला बैच है इतने बच्चों का बनेगा, आपको क्या लगता है कितनी प्रोबेबिलिटी इतने बच्चों का बनने का, बैच इतने बच्चों का बनेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी लगती है आपको? तो मैं कुछ अलग बताऊंगा, दूसरा टीचर कुछ अलग प्रोबेबिलिटी बताएगा, तो सबके प्रोबेबिलिटी बताने के अलग अलग होंगे। कोई बच्चा मुझसे आगे पूछे मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, आपको कितने चांस लगते हैं मेरे पास होने के? अगर मैं ऐसे कह रहा हूं 80%, तो हो सकता है कोई बोलेगा 50%, हो सकता है कोई बोलेगा 70%, हो सकता है कोई टीचर बोलेगा 90%। यानी हर टीचर तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग बताएगा। क्यों? क्योंकि ये बात कौन सी है, सब्जेक्टिव है, ये कोई तरीके से नहीं निकल सकती। हाँ बेटा बोल।
क्या बनेगा? अरे बेच बनेगा नहीं, बेच में इतने बच्चे आएंगे, जैसे मान लो 50 बच्चे और तुम कह रहे हो 100 बच्चे की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी लगती है कि अगले साल आपके पास 100 बच्चे आएंगे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है, कितने चांस लगते हैं आपको? ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कोई बता रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे को तो लग रहा है कि भाई 90% चांस है इतने बच्चे आएंगे। कोई कह रहा है टीचर कि यार 70% चांस है इतने बच्चे आने की। ठीक है, कोई कह रहा है 99% चांस है। तो ये क्या करेगा, हर टीचर अलग अलग बता रहा है, क्योंकि इसको निकालने का, कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। ये हर पर्सन के एक्सपीरियंस से पर्सन बता रहा है। तो जहां पर्सन का एक्सपीरियंस आ जाता है वो बात सब्जेक्टिव होती है। जहां पर जब जजमेंट लेना पड़े वो बात सब्जेक्टिव होती है, जजमेंट वाली बात सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव वाला टाइप है, प्योरली सब्जेक्टिव है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। रैंडम लेना सब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वहां पर पर्सन अपना दिमाग नहीं लगा रहा, अपने जजमेंट यूज नहीं कर रहा, वो तो कोई तरीका यूज कर रहा है, कोई जैसे रैंडम नंबर जनरेटर का यूज कर लिया, उससे निकाल लिया। समझ में ही बात? चलो, एंड एज सच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्टिव इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। नो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, ये बात मैंने कल ही कर दी थी। ये मिक्स सैंपलिंग थी, सिस्टमेटिक सैंपलिंग पढ़े थे कल, आज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पढ़े, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। कल मिक्स पढ़े थे, सिस्टमेटिक सैंपलिंग मिक्स होती है, जजमेंट सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें मना कर दिया, नो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते इससे अपन। ठीक है, यहां ही मना कर दिया, कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर सकते तुम लोग इससे। मतलब तुम्हें कोई भी चीज चेक करना है, टेस्ट करना है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़े थे, बासु जानना चाहता है कि आहूजा ने जो क्लेम किया है कि हमारी लैंप 1500 घंटे चलेगी, आहूजा वाले लैंप बनाते हैं और आहूजा वाले कह रहे हैं हमारी एक लैंप 1500 घंटे चलेगी, और बासु से टेस्ट करना चाह रहा है, तो उसे टेस्ट करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होगा? रैंडम या फिर जजमेंट? रैंडम होगा। ठीक है, तो रैंडम सैंपलिंग को सबसे अच्छा माना जाता है। कोई भी चीज अगर टेस्ट करनी हो तो किससे करना बढ़िया माना जाएगा? रैंडम सैंपलिंग से टेस्ट करना बढ़िया माना जाएगा। ठीक है, बड़े यहां से भी आगे तो ये बोला कि भाई ये भी बढ़िया नहीं है, हाइपोथेसिस वगैरह टेस्ट करने में बढ़िया नहीं है। अब अगर मैं पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लेकर, कुछ यूनिट को लेकर सर्वे करूं, पॉपुलेशन की कुछ यूनिट को लेकर सर्वे करूं, याद रखना अगर मैं सेल के बिल चेक कर रहा हूं तो सेल के बिल पॉपुलेशन हो गए। ठीक है, ये बात पहले बता चुका हूं, पॉपुलेशन मतलब कोई इंसान की बात नहीं कर, सिर्फ इंसान ही इंसान। मैं अगर यहां पर बच्चों की सर्वे कर रहा हूं तो यहां पर बैठे जितने बच्चे वो पॉपुलेशन हो गए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम में से कुछ यूनिट लेकर सर्वे करूं तो सैंपल सर्वे कहलाता है। मैं सारे ही बच्चों का सर्वे करूं, चाहे सारी पॉपुलेशन का सर्वे करूं तो सेंसस सर्वे कहलाता है। तो एक होता है सैंपल सर्वे, एक होता है सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे को तुम लोग दूसरे नाम में क्या बोल सकते हो? कंप्लीट इन्यूमरेशन, ये भी बोल सकते हो। सेंसस सर्वे भी बोल सकते हो, कंप्लीट इन्यूमरेशन भी बोल सकते हो। तो किसी के दिमाग में एक ख्याल आया, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। एक पर्सन ने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी वाले बोल रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसने इंश्योरेंस वालों ने बोला तुझे अगर बीमारी होगी, तेरा जो इलाज होगा ना उसका खर्चा हम उठाएंगे। ठीक है, जितने पीरियड का इंश्योरेंस पॉलिसी है उतने पीरियड तक अगर कोई भी बीमारी होती है उसका खर्चा हम उठाएंगे। तो ये बात होते ही लोगों के दिमाग में सवाल आने लग गए कि सर ये इंश्योरेंस के अंदर आप कह रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी खर्चा उठाती है, हम लोग प्रीमियम देते हैं, और जहां पर्सन बीमार हुआ उसका पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। जितने भी लाख की उसने पॉलिसी ली है, जैसे 10 लाख की पॉलिसी ली तो 10 लाख तक का जो भी उसका ऑपरेशन होगा पर्सन का वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। आपने कहा सर वो पर्सन मान लो बीमार हो, जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मेरे क्या कि अगर मान लो कोई पर्सन बीमार हो और डॉक्टर बोले कि तेरा इतने लाख का हुआ होगा, ऑपरेशन होगा, तो जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा। वो बोलेगा मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, जैसे ही पहला प्रीमियम पे करेगा वो बोलेगा मेरे को तो ऑपरेशन कराना है। तो याद रखना, सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात? रख दे भी रख दे, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कि सर किसी को भी अगर ऑपरेशन कराना हो तो क्या करे, ऑपरेशन का खर्चा मालूम कर ले,
कि भाई 10 लाख का है, 20 लाख का है, 5 लाख का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, जाके इतने की पॉलिसी ले ले। पॉलिसी ली, पहला प्रीमियम पे किया, बोल दे मेरे को तो ऑपरेशन कराना है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा रुपया देगी, उसके बाद प्रीमियम देना भी नहीं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है, तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन वगैरह आएगी, तुम्हारे दिमाग में सब चीजें आएगी, तो इसके लिए क्या बनाए गए, इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ कानून, कुछ लॉ बनाए गए, जिसमें से एक प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसमें क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला इंश्योरेंस वाले को सब बताएगा कि मुझे ये बीमारी है। ठीक है, भले तुम्हें सुन के हंसी आ रही हो, ऐसा क्या सच क्यों बोलेगा, तो प्रीमियम तो महंगा मिलेगा, मतलब पॉलिसी तो महंगी लेनी पड़ेगी, प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा, या इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी नहीं बीमारों को तो हम पॉलिसी देते ही नहीं है, प्रीमियम देती, ये पॉलिसी नहीं देते उसको, ये कौन सी बात है, तू बीमार हो के आ गया, तो पर्सन क्यों बताएगा, मत बताओ। लेकिन इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल बनाया गया जिसपे इंश्योरेंस कायम है, फिट है। वो प्रिंसिपल याद रखना, हर चीज के प्रिंसिपल उसका बेस बनते हैं, बेस। ठीक है, प्रिंसिपल बनाए गए, लॉ बनाए गए, इको में कई सारे लॉ पढ़ के आए, लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अगर सारी चीज कांस्टेंट रहेगी तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम ही होगी, कम ही होगी। प्राइस अगर बढ़ी, ये लॉ है, लॉ कानून है ये। तो सैंपल सर्वे तुम कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा सर कैसे एक सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, कैसे आप सैंपल लेके सर्वे करोगे तो पॉपुलेशन के बारे में कैसे बता दोगे आप, ये सवाल दिमाग में नहीं आएगा। मतलब सैंपल से कैसे पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं अपन। ठीक है, तो उसके लिए क्या किए गए, 4 प्रिंसिपल कानून बनाए गए, पहला प्रिंसिपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, लॉ भी बोला है, देखो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेशन, ये 4 प्रिंसिपल बनाए गए। ये 4 प्रिंसिपल तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम लोग सैंपल लेकर किसके बारे में बता सकते हो, पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो दिमाग में क्या आ रहा है अपने कि सर मैं पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लूंगा, मैं उसका सर्वे करूंगा तो मैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में कैसे बता दूंगा, कौन सा तरीका है बताने का, ये सही तरीका बनाया गया क्या, जिन्होंने ये तरीका बनाया सैंपल लेने वाला, ये सही तरीका बनाया गया क्या। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं क्या अपन, तो इसका जवाब देने के लिए किसको आना पड़ा, सैंपल के बेसिक प्रिंसिपल्स को आना पड़ा। प्रिंसिपल है, कानून है। ये तुम्हें सवाल का जवाब देखो, इससे पूछा ही सवाल के उस पे ही है, तरीका देखो इसका कितना बढ़िया है। हाउ कैन अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, कैसे यूनिवर्स का एक पार्ट, यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन, कैसे पॉपुलेशन का एक पार्ट मतलब सैंपल, कैसे यूनिवर्स से लिया गया सैंपल रिवील करता है यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कैसे सैंपल में पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, कैसे पाया जाए, कैसे संभव है ये बात, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल बनाया गया। कैसे कोई पर्सन मैनेजमेंट से काम कर सकता है, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल बनाया गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिस भी चीजों के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो चीज उस प्रिंसिपल पे बेस होती है, टिकी होती है। ठीक है, ये मूल सिद्धांत है सैंपल सर्वे के। किसके प्रिंसिपल पढ़ रहे हो तुम लोग, सैंपल सर्वे के। क्यों बनाए गए, तुम्हें इस सवाल का जवाब देने के लिए बनाए गए कि कैसे एक सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब अगर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है सैंपल, तो तुम अगर सैंपल का सर्वे करोगे तो तुम किसके बारे में कंक्लूड कर सकते हो, हाँ पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड कर सकते हो। पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करने की जरूरत नहीं है। कब, जब सैंपल क्या हो, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। सुना मैंने क्या बोला, सैंपल क्या हो, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव। अब वो कैसे होगा, तो देखो अलग अलग प्रिंसिपल बनाएंगे। पहला प्रिंसिपल बोलता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। रेगुलरिटी समझते हो, बहुत सी बार अपन वर्ड यूज करते हैं रेगुलरिटी मेंटेन रखना। ठीक है, जो चीज तू कर रहा है बस बार बार वैसे ही करते रहना। तो ये प्रिंसिपल ऐसे बोलता है, सुन लो प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं, पहले तो समझ में आया पढ़ क्या रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ सिद्धांत कानून। मैं तुम्हें इस लॉ को इको से रिलेट करके पढ़ाता हूं। इको ने कहा अगर सारी चीजों को कांस्टेंट रखा जाए तो प्राइस में आने वाले चेंज से डिमांड में चेंज आता है, और वो भी इनवर्स आता है, यानी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है।
ठीक है, ये एक लो है, लो का मतलब हमेशा यही पाया जाएगा, ये मतलब है लो का। और जहां नहीं पाया जाएगा उसके लिए एक्सेप्शन बना दिए। ठीक है, आई बात समझ में? और कब पाया जाएगा उसके लिए असम्पशन बना दी कि ये कंडीशन होगी तो पाया जाएगा। ठीक है, मगर पाया तो हमेशा जाएगा। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो सिर्फ इन्हीं जगहों में नहीं मिलेगा जहां हम तुम्हें बता रहे हैं, और वो सारे क्या कहलाएंगे मिलकर? एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब किसके लो बढ़ रहे हैं? वन किसके प्रिंसिपल बढ़ रहे हैं? सैंपल सर्वे के। ठीक है, यानी तुम्हें हमेशा यही मिलेगा। वो कब मिलेगा और क्या मिलेगा वो पढ़ रहे हैं। हमेशा क्या मिलेगा और ये जो मिलेगा जिसकी बात कर रहा हूं मैं, वो कब मिलेगा? तो जब भी तुम लो लार्ज सैंपल साइज लार्ज रखोगे, बड़ी रखोगे सैंपल साइज, और जो सैंपल लेने का तुम्हारा तरीका है वो तुम रैंडम रखोगे। सैंपल साइज लार्ज और सैंपल लेने का तरीका रैंडम रखोगे। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा यही मिलेगा कि सैंपल पॉपुलेशन का एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्या होगा? पॉपुलेशन का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बना? लार्ज सैंपल साइज प्लस रैंडम सिलेक्शन, वापिस बोल रहा हूं, लार्ज सैंपल साइज प्लस इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। लार्ज सैंपल साइज प्लस रैंडम सिलेक्शन, सैंपल साइज बड़ी रख रहा हूं प्लस रैंडम सिलेक्शन कर रहा हूं, इज इक्वल टू जो सैंपल आया वो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल या प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। किसका रिप्रेजेंटेटिव? पॉपुलेशन। तो सैंपल साइज लार्ज, सारी बातों को लिख लिया करो, सिर्फ सुना मत करो, याद नहीं रहेगा। लार्ज सैंपल साइज प्लस रैंडम सिलेक्शन इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। समझ गए? ये इसका फॉर्मूला है। अब लो है ये लो, तो क्या मतलब हुआ इसका? कि हमेशा एप्लीकेबल हो पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो, मैं पॉकेट मनी का सर्वे कर रहा हूं, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, तो ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है होमोजीनियस? तुमने कहा सर हेट्रोजीनियस है, पहली के बच्चे कितने छोटे होते हो, 12वीं तक के तो बहुत बड़े बच्चे, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। तुमने कहा सर इसमें ग्रुप बनाओ, 1 से 3 का एक बना दो छोटे छोटे बच्चों का, 4 से 6 का अलग बना दो, 7 से 10 का अलग बना दो, 11वीं 12वीं का बड़े बच्चों का अलग बना दो, तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी? हर ग्रुप में होमोजीनियस। अब सैंपल ले लो। ठीक है, ये सही तरीका है सर सैंपल लेने का, इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। मैंने तुमसे कहा मेरे को नहीं करना है स्ट्रेटिफाइड यूज, मुझे तो कौन सी यूज करना है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तुमने कहा सिंपल यूज नहीं होगी, हेट्रोजीनियस है पॉपुलेशन। मैंने कहा सिंपल ही यूज करना हो तो मेरे को कोई तरीका है? सर सिंपल यूज करोगे तो पॉपुलेशन क्या नहीं बनेगा? पॉपुलेशन सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा, लेकिन आपको बनाना है और सिंपल ही यूज करना है। सैंपल को पॉपुलेशन का क्या बनाना है? रिप्रेजेंटेटिव। और क्या यूज करके बनाना है? सिंपल ही यूज करना है। तो आप एक काम करो, क्या करो? सैंपल साइज लार्ज कर दो, ग्रुप मत बनाओ, ग्रुप बनाने से स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। अरे ग्रुप बनाने से स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, मेरे को नहीं बनाने का ग्रुप। ग्रुप बनाने से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बन जाएगी वो। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर मेरे को स्ट्रेटिफाइड फॉलो करना ही ना हो, तुम कह रहे हो सर आपका तरीका ही गलत है, मैंने कहा हाँ मुझे पता है ये बात, मगर मुझे नहीं करना भी स्ट्रेटिफाइड यूज। तो कोई तरीका है कि अगर मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग ही यूज करूं और सैंपल को क्या बनाऊं? पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव। गलत डिजाइन यूज करके रिप्रेजेंटेटिव बनाने जाऊं, गलत डिजाइन क्या, गलत वो मेथड यूज करके क्या बनाने जा रहा हूं? रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाह रहा हूं। तो कोई तरीका है? तो तुम क्या बोलोगे? सर देखो गलत मेथड यूज करोगे ना तो रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। मेरा क्या करना पड़ेगा? आपको सैंपल साइज बड़ा करना पड़ेगा ना। मतलब हम यही कह रहे हैं ना कि सैंपल साइज लार्ज रखने से रिप्रेजेंटेटिव तो रहेगा। ठीक है, तो 2 बार बोलता है ये, सैंपल साइज लार्ज रहे अगर और रैंडम सिलेक्शन रहे तो क्या रहेगा? पॉपुलेशन सैंपल क्या रहेगा? पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर फेयरली वर्ड लिखा है। सबसे बड़ी बात देख लो, लार्ज साइज का ये मतलब नहीं पगला जाना। भाई साहब पॉपुलेशन 1000 का बिल है, हाँ 950 ले लिए सैंपल, लार्ज साइज पूरी ले लो फिर तो 1050 भी करके छोड़े थे। तो ऐसे नहीं, लार्ज साइज का मतलब पगला जाना, मतलब लार्ज साइज बोल रहे, फेयरली लार्ज साइज मतलब रीजनेबल लार्ज साइज। ठीक है, लार्ज साइज और सैंपल का मतलब कुछ गलत मतलब, सैंपल साइज लार्ज का मतलब भाई 1000 में से 950 ले लिए बंदे,
ऐसे भी नहीं करने का कह रहा हूं, ठीक है। फेयरली लार्ज साइज, अच्छी खासी साइज होनी चाहिए सैंपल की, ठीक है। और कैसे एड, तो लार्ज साइज प्लस रैंडम इज इक्वल टू वो सैंपल रहेगा, वो सैंपल के अंदर होगा, इस सैंपल के अंदर क्या होगा, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और वो भी ऑन एन एवरेज, एग्जैक्ट नहीं, अरे एग्जैक्ट नहीं होते, ऑन एन एवरेज। मतलब तुम कह सकते हो कि हमारे सैंपल के अंदर पॉपुलेशन के ऑन एन एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन एन एवरेज सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें, ऑन एन एवरेज, ठीक है। यानी हमारा सैंपल पॉपुलेशन का क्या है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव। ये तो मतलब हुआ पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गए, सैंपल में आ गए, पॉपुलेशन की खूबियां सैंपल में आ गई। तो अब मैं सैंपल का भी सर्वे करूंगा तो मैं किसके बारे में बता पाऊंगा, पॉपुलेशन के बारे में। हाँ बेटा वो, हाँ किसमें क्या फर्क पड़ता है, एक्यूरेसी में क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पॉइंट पढ़ाऊंगा अभी, सेंसस सैंपल में कंपेयर करके बताऊंगा स्पीड किसमें ज्यादा होती है, खर्चा किसमें ज्यादा होता है, रिलायबिलिटी किसमें ज्यादा मिलेगी, एक्यूरेसी किसमें ज्यादा मिलेगी, यहाँ पढ़ाऊंगा तुम्हें ये पॉइंट। ये लड़का बोल रहा है एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होती है, ये बात अपन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, अभी तक जो बोला समझ में आई बात, ये वाली कि फेयरली लार्ज साइज और रैंडम होना चाहिए, तो उसमें क्या रहेगा, ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज को अच्छे से मार्क कर लेना, चांद तारे फूल पत्ती सब बना लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर फेयरली लार्ज साइज का सैंपल होगा और रैंडम होगा तो क्या रहेगा, सैंपल क्या करेगा, सैंपल वुड पोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। एक तुम्हारा ऑप्शन ये आएगा, एक ऑप्शन आएगा यही लाइन लिखकर लिखेगा आगे ऑन एन एवरेज। ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ऑन एन एवरेज देता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे टिक लगा के आना एग्जाम में, ठीक है। सैंपल में पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे लेकिन ऑन एन एवरेज, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरे के पूरे नहीं, ऑन एन एवरेज अच्छे खासे। इसीलिए वो सैंपल क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। अब आगे बढ़ता हूं, ये पूरा पढ़ा देता हूं, फिर जो भी डाउट हो पूछना। Thus the sample to be taken from the population should be moderately large। लाख रुपए का वर्ड लिख दिया, वेरी लार्ज नहीं बोल रहा, ना तो ऊपर बोला वेरी लार्ज, ना यहां बोला वेरी लार्ज। ऊपर फेयरली लार्ज बोला और फेयरली भी समझा दे रहा है नीचे मॉडरेटली लार्ज। तीन तरह की डिग्री होती है, एक हाई, एक लो, और इन दोनों के बीच में आता है मॉडरेट, नॉर्मल, एवरेज, ठीक है। तो मॉडरेटली लार्ज चाहिए, वेरी लार्ज नहीं चाहिए। इनफैक्ट लार्ज द सैंपल साइज बेटर इन रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये है इस पूरे प्रिंसिपल का मतलब। सैंपल साइज बड़ी हो और रैंडम सिलेक्शन हो तो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ये रिप्रेजेंटेटिव बनने पे फोकस है इसका। द रिलायबिलिटी ऑफ अ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल लिया था कि मणिपुर के जो फार्मर है, मान लो मणिपुर के अंदर कितने फार्मर है, सिर्फ 5, और उनकी जो इनकम है, मेरे को इनकम का सर्वे करना है। 5 फार्मर है, ए बी सी डी ई, इनकी इनकम है 500, 550, 600, 650 और 700। कौन, नहीं नहीं आई, नहीं आई, हाँ आपने एक बात कही थी लार्ज साइज प्लस रैंडम सैंपल इक्वल्स टू, उसके बाद क्या बोला था, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव लार्ज साइज प्लस रैंडम सिलेक्शन, सैंपल नहीं, इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ऐसा बोला था। चलो मेरी बात ध्यान सुनो, ये है पॉपुलेशन, सिर्फ 5 ही फार्मर है। अगर मैं सारी पॉपुलेशन लेकर मीन निकालूं तो मीन आएगा इसका 600। अगर सारी पॉपुलेशन लेकर मीन निकालूं, इस मीन को बोलते हैं पैरामीटर। पॉपुलेशन लेकर निकालोगे अगर पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स तो पैरामीटर कहलाएगा। अगर मैं इसमें सैंपल ले लूं, मान लो मैंने सैंपल में ले लिया ए और बी, ठीक है, और ए और बी लेकर मैंने ए और बी का मीन निकाला, तो ए और बी का मीन आएगा 525। ए और बी का मीन आया 525, ठीक है। तो ये जो ए और बी का मीन आया 525, ये सैंपल का मीन है,
ये कहलाएगा स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये पैरामीटर, ये है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक समझ गया अभी? हाँ, अब इन दोनों में जो फर्क आया, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं अपन सैम्पलिंग एरर। ये सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। अब अगर मान लो मैं सैंपल के अंदर ए भी लेता हूं तो मीन आएगा 525। अगर मैं ए भी सैंपल लेता हूं तो मीन आएगा 525। अगर मैं लेता हूं बी और सी तो मीन आएगा 575। अगर मैं लेता हूं सी और डी तो मीन आएगा 625। अगर मैं लेता हूं ए और सी तो मीन आएगा 550। अगर मैं अलग अलग सैंपल लूंगा तो उसके मीन अलग अलग आएंगे। मीन को क्या बोलते हैं? सैंपल के मीन को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। ये समझ गए? तो जो स्टैटिस्टिक की वैल्यू में फर्क आ रहा है ना, फर्क अलग अलग सैंपल लेने से अलग अलग मीन आ रहे हैं। अलग अलग सैंपल लेने से स्टैटिस्टिक में जो फर्क आता है, अलग अलग फर्क आता है, फर्क, इसे अपन लोग बोलते हैं डिफरेंसेस इन स्टैटिस्टिक। डिफरेंसेस इन स्टैटिस्टिक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अब सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन समझ गए? अलग अलग सैंपल लेने से मीन में भी फर्क आएगा। अलग अलग सैंपल लूंगा तो उसके मीन में यानी कि स्टैटिस्टिक में ही फर्क आएगा। कोई ए बी सैंपल ले रहा है, कोई बी और सी सैंपल ले रहा है, कोई सी और डी सैंपल ले रहा है, कोई ए और सी ले रहा है, कोई और कुछ ले सकता है, कोई डी और ई ले सकता है, कोई ए और ई ले सकता है, कुछ भी सैंपल ले सकता है। तो अलग अलग सैंपल लेने से जो मीन में फर्क आता है, इन फर्क को बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। समझ गए? और पैरामीटर का और सैंपल का, स्टैटिस्टिक का, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन समझ गए? बढ़ू यहां से आगे? हाँ, चलो लिख लेना, बाद में पहले समझ लो। अभी समझ लो, लिख लेना, ये चीज लिख लेना, अभी छोड़ दो इसको, ये लिख लेना। मगर क्या होता है पैरामीटर, क्या होता है सॉरी, क्या होता है एरर, क्या होता है फ्लक्चुएशन। दोबारा आते हैं, मेरी बात ध्यान सुन लो पहले, रुक जा भी। In fact, larger the sample size, the better in revealing the identity of the population, the reliability of the statistic. The reliability of the, यानी स्टेटिस्टिक्स जो मीन आया सैंपल को लेकर, वो रिलायबल है क्या, उसकी रिलायबिलिटी किस पे टिकी हुई है? ऊपर बोल रहा है उसकी रिलायबिलिटी सैंपल साइज पे टिकी हुई है, नीचे बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। अब तुम बोलोगे क्या बसर आ गई स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज? तो आओ बेटा ये भी देख ले। ये देखो, एक होता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक, क्या होता है? द मीन ऑफ स्टैटिस्टिक एज ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज एक्सपेक्टेशन इन द सैम्पलिंग डेविएशन ऑफ द स्टैंडर्ड टी। सैम्पलिंग डेविएशन इन फ्लक्चुएशन इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला ये एरर, क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। अब ये छोटा एन है, तो छोटा एन पता है किसको बोलते हैं? यहां पर इस चैप्टर में सैंपल साइज को छोटा एन बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज को बड़ा एन बोलते हैं। ये बात पहले ही बता चुका हूं। ये है एरर, स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर कब आएगा? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा या छोटा होगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं स्टैंडर्ड एरर जो है ये कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा। और डिनोमिनेटर कब बड़ा होगा?
जब स्मॉल एन क्या होगा, बड़ा होगा। स्मॉल एन बड़ा होगा तो उसका रूट भी बड़ा होगा। अरे भाई 9 का रूट क्या है, 3। हाँ 9 का 3 है और 16 का, तो नंबर बढ़ा के रूट भी क्या आ रहा है, बढ़ा रहा है। मैंने तुमसे कहा एरर कम कब होगा, एरर कम कब होगा, ये पूछा मैंने तुमसे, एरर कम कब होगा। तुमने कहा सर एरर का ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना, बड़ा, तो एरर क्या होगा, कम होगा। अब इस फॉर्मूले में है रूट एन, तो रूट एन बड़ा कब हो सकता है, जब एन बड़ा हो। अरे जब एन ही बड़ा होगा तो एन का रूट भी तो बड़ा ही होगा ना। हाँ तो क्या एन बड़ा होने से एरर कम होता है, हाँ रेगुलरिटी ज्यादा मेंटेन होती है। हाँ रेगुलरिटी ज्यादा रहेगी ना, रेगुलरिटी मतलब लार्ज साइज के अगर तुम लोग सैंपल लोगे, ठीक है, तो तुम्हें जो एरर देखने को मिलेंगे सैंपल में पॉपुलेशन से कंपेयर में, वो सभी सैंपल में क्या मिलेंगे, एरर कम देखने को मिलेंगे। एक सैंपल में कम आ रहा है, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये भी समझा दूं, पहले तो ये देख लो, ये देख लो एरर, एरर कम कब होता है, जब सैंपल साइज बड़ा होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अभी एरर देखो क्या है, 600 और 525 में एरर है 75 का, 75 का, 600 और 525 में 75 का, 600 और 575 में 25 का, इन दोनों में 25 का, 600 और 550 में 50 का, ऐसे अलग अलग एरर है। सैंपल साइज अगर लार्ज होती है, बड़ी साइज होती है, तो हर बार एरर हमें कम देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग सैंपल से जो तुम लोग स्टैटिस्टिक निकालोगे और माइनस करके, पैरामीटर में से माइनस करके, हर बार जब तुम लोग एरर निकालोगे, एरर जैसे यहां पर सैम्पलिंग एरर हमारे एग्जांपल में क्या है, पहले वाले में 600 माइनस 525, तो 25 का हमारा वो है सैम्पलिंग एरर, ठीक है, 25 का हमारा सैम्पलिंग एरर, सॉरी 75 का हमारा सैम्पलिंग एरर। मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर मैं लार्ज साइज का सैंपल लूंगा और हर स्टैटिस्टिक्स को पैरामीटर में से माइनस करके सैम्पलिंग एरर निकालूंगा, तो हर बार एरर कम आएगा या ज्यादा आएगा, हर बार ही कम आएगा, रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी मतलब हर बार ही एरर कम आएगा, कम, सेम नहीं कह रहा कम आएगा, सेम नहीं कह रहा, सेम अलग होता है, कम अलग होता है, ठीक है। हर पैरामीटर को स्टैटिस्टिक्स से माइनस करूंगा, हर बार पैरामीटर माइनस स्टैटिस्टिक्स माइनस करूंगा, हर बार माइनस करूंगा, तो हर बार जो एरर आएगा, फर्क आएगा, फर्क, जिस फर्क को सैम्पलिंग एरर बोलते हैं, ठीक है, वो एरर क्या रहेगा, हमेशा कम से कम रहेगा। इसको मैंने स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले से भी समझ लिया। स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में डिवाइड में क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, स्मॉल एन, सैंपल साइज का स्क्वायर रूट है ना, तो सैंपल साइज इतना बड़ा होगा, स्क्वायर रूट उतना बड़ा होगा, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो एरर कम आता है। तो अब तुम लोग समझ गए ये मतलब इसका, ये स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट वाली बात समझ गए, बढ़े आगे। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू इंक्रीज। अब तुम्हें एक बात और बता रहा है साथ, सर सैंपल साइज हमेशा ही बड़ा है क्या, हाँ तो कह रहा है इट इज नॉट ऑलवेज टू इंक्रीज द सैंपल साइज, इट वुड पुट एक्स्ट्रा बर्डन। तुम सैंपल साइज हर बार बढ़ाओगे ना, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। सर एक्स्ट्रा बर्डन किस सेंस में, टी एल एम के सेंस में, टी मतलब टाइम, एल मतलब लेबर, एम मतलब मनी। अगर तुम सैंपल साइज हर बार ही बढ़ा लेते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, हर बार ही ज्यादा लोगे, सैंपल साइज हर बार ही ज्यादा रखोगे, तो तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा सर्वे करने में, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, मनी पैसा भी ज्यादा लगेगा, और लेबर भी ज्यादा लगेगी, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, टाइम, लेबर और मनी, ये तीनों बढ़ेगी, ठीक है। ये भी बता दे रहा है साथ साथ। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सैंपल साइज को लेके, इन अकॉर्डेंस विद सम फैक्टर लाइक कॉस्ट, टाइम, एफिशिएंसी, इनको भी देखना पड़ता है सैंपल साइज लेने के टाइम पे, समझ गए। वी मेक कॉम्प्रोमाइज, ऐसे नहीं कि तुमने ये प्रिंसिपल पढ़ लिया और तुम्हें पता पड़ गई, ये बात क्या पता पड़ गई कि लार्ज सैंपल
प्लस रैंडम सिलेक्शन इज इक्वल टू प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव। तो तुम हर बार ही लार्ज लो सैंपल। लार्ज सैंपल लेने से पहले सिर्फ ये प्रिंसिपल ही देखूंगा या इनको भी देखूंगा? इनको भी देखूंगा ना, कॉस्ट को, टाइम को, एफिशिएंसी, इन सबको भी देखूंगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? चलो याद रखना, प्रिंसिपल को जनरल गाइडलाइंस भी बोलते हैं। प्रिंसिपल तुम्हें गाइड करने के लिए आया है, ठीक है? इसलिए गाइड देखो प्रॉपर तरीके से कर रहा है। अभी तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात बोल के छोड़ देना तो कि लार्ज सैंपल हो, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो हम क्या सीखते हैं इससे? सिर्फ कि हर बार हमें क्या करना है? लार्ज सैंपल लेना है। तो ये भी तो सिखा रहा है ना साथ में, इसका भी ध्यान रखो भाई। अपार्ट फ्रॉम द सैंपल साइज, द सैंपल शुड बी ड्रॉन एट रैंडम। पढ़ लिया ऊपर, बार बार एक ही बात बता रहा है। फ्रॉम द पॉपुलेशन विच मीन एवरी, चलो बकवास। सेकंड वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये ध्यान से सुनना। सेकंड वाला प्रिंसिपल बोलता है कि द रिजल्ट ड्राइव फ्रॉम अ सैंपल। सैंपल से मिलने वाला जो रिजल्ट है, सैंपल से जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम सैंपल सर्वे कर रहे हो ना, तो उससे कोई रिजल्ट मिलेगा ना तुम्हें? हाँ, किसी कंक्लूजन पे आओगे तुम लोग, कंक्लूजन ही रिजल्ट है। तो जो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा ना, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कौन सा प्रिंसिपल है ये? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। यहां पर तो ये लिखा हुआ है, लेकिन यहां पूरा नाम लिखा है उसका, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। इनर्शिया आ गया यार, फिजिक्स भी आ गई, क्या है बच्चा जीवन में, ठीक है? पूरा साइंस में तो नहीं पढ़ा देगा अपन को। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा लार्ज सैंपल लेने पर, लार्ज सैंपल लेने पर वो कैसा मिलेगा? आर लाइकली टू बी मोर। देखो लाइकली वर्ड यूज करता है। लाइकली मतलब चांसेस है क्या होने के, ज्यादा रिलायबल। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम ढंग से पढ़ाई करोगे ना तो पास होने के चांसेस ज्यादा है या कम है? सिंपल सी बात है। ये कह रहा है लार्ज सैंपल लेकर काम करोगे तो जो उसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट आर लाइकली टू बी, उसके चांस है, क्या होने के चांस है? मोर रिलायबल रिजल्ट रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, प्रिसाइज रहेगा, एज द सैंपल साइज इंक्रीज, प्रोवाइडेड, शर्त क्या है? अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। मतलब क्या? देखो ये फोकस रिजल्ट पे कर रहा है। तुम बोलोगे सर लार्ज साइज सैंपल की बात ऊपर कर रहा है, लार्ज साइज सैंपल की बात नीचे भी कर रहा है, क्या फर्क है? तो ध्यान से सुनना, फर्क समझाऊंगा दोनों प्रिंसिपल। फर्क क्या है? ये जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब होता है, हाँ हाँ सही बोल रहा है, पीछे पीछे, हाँ बोल, हाँ सही कह रहा है तू प्रखर। हाँ, पोजीशन ऑफ रेस्ट को इनर्शिया बोलते हैं। पोजीशन ऑफ स्टेबिलिटी रहती है ना रेस्ट के अंदर। तो ये कह रहा है लार्ज सैंपल साइज में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। हमने कहा कैसे मिलेगी भाई? इसने कहा देखो, अगर आप सैंपल साइज लार्ज रखते हो तो समझ लो गिवन पॉपुलेशन को लो आप। हमने कहा ले लिया, गिवन पॉपुलेशन समझ गए, यानी कि 100 पॉपुलेशन में 100 सैंपल साइज है या 1000 सैंपल साइज है, 1000 है। मान लो 1000 की सैंपल साइज की क्या ली मैंने? पॉपुलेशन ले ली। इसमें मैं एक मेथड यूज करके सैंपल लूंगा, वो है रैंडम वाला मेथड, और सैंपल साइज थोड़ी बड़ी रखूंगा, ठीक है? मान लो मैंने 1000 में सैंपल साइज को रखा, 500 रख दिया, 50%। हाँ, 1000 में से 500 ले रहा हूं सैंपल, ठीक, समझ गए? और मैंने डिसाइड किया मैं रैंडम लूंगा, तो पॉपुलेशन हर बार 1000 ही रखो, सैंपल का साइज हर बार 500 ही रखो, सिलेक्शन हर बार रैंडम ही रखो, ठीक है? इसको मत बदलो। तो तुम क्या देखोगे कि जितने पर्सन को तुम लोग सैंपल लेने के लिए भेजोगे, उससे जब भी तुम लोग स्टैटिस्टिक निकालोगे, सैंपल से क्या निकलेगा? स्टैटिस्टिक। और जब पैरामीटर में से स्टैटिस्टिक माइनस किया जाएगा, यानी कि मैंने 5 लोगों को भेजा, 5 को कहा, मैंने कहा ये 1000 की पॉपुलेशन है, यहां पर जा और यहां पर ये वाला मेथड फॉलो करके सैंपल लेकर लार्ज साइज का लेकर आना। मैंने कहा लार्ज साइज मतलब मान लो 500, ठीक है? तो मैं 5 लोगों को 500 सैंपल लेने के लिए भेजा। पहले इसको भेजा सैंपल लेने के लिए, वो ये लेकर आया, ठीक है? मैंने अगले को भेजा, उसी 1000 की पॉपुलेशन में ही भेजा, ये भी सैंपल लेकर आए, ये भी लाए, ये भी लाए, ये भी लाए। हर सैंपल से निकालूंगा स्टैटिस्टिक, इसके सैंपल से भी स्टैटिस्टिक, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। निकल गई। कितने स्टैटिस्टिक है मेरे पास? 5। जब मैं पैरामीटर में से माइनस करूंगा तो तुम्हें देखने को पता है क्या मिलेगा? तुम्हें देखने को ये मिलेगा कि जो फर्क आया ना, फर्क, या ऐसे बोल दो, छोड़ो मत करो पैरामीटर में से माइनस, तुम तो ये देखो कि जो 5 है, 5 का जो स्टैटिस्टिक होगा ना, स्टैटिस्टिक 5 का, उसमें फर्क होगा।
इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, क्योंकि सबके सैंपल अलग अलग होंगे, समझ रहे हो? तो जो फर्क होगा ना सैंपल के अंदर, वो बिल्कुल माइनर सा फर्क होगा। किसमें? स्टैटिस्टिक में। 5 अलग अलग लोगों को सैंपल लेने के लिए भेजा, पॉपुलेशन को मैंने सेम रखा, साइज को मैंने सेम रखा, तरीके को मैंने सेम रखा, अदर फैक्टर आर केप्ट कांस्टेंट। ये पांचों गए, पांचों सैंपल लाए, पांचों के सैंपल से मैंने स्टैटिस्टिक निकाला, समझ गए? मैंने कोई कंक्लूजन निकाला पांचों के सैंपल से, सैंपल का कंक्लूजन स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो पता है क्या होगा? सबके स्टैटिस्टिक्स अलग तो होंगे, लेकिन माइनर सा फर्क होगा, माइनर सा फर्क। फर्क कम होगा, ज्यादा होगा? कम फर्क होगा। कब? जब सैंपल साइज लार्ज होगी, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है? तो याद रखना, फर्क को फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो फ्लक्चुएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्लक्चुएशन का उल्टा पता है क्या होता है? फ्लक्चुएशन का उल्टा स्टेबिलिटी। तो फ्लक्चुएशन कम करके, फ्लक्चुएशन को कम करके तुम किसकी तरफ बढ़ोगे? फेल के चांस का उल्टा क्या होता है? पास होने के चांस। तुम फेल के चांस को कम करके किसके चांस की तरफ बढ़ रहे हो? पास होने के चांस। तो अगर मैं फेल के चांस को कम करता चला जाऊं तो किसके चांस बढ़ते चले जाएंगे? अगर पास और फेल 50-50 है और मैं मेहनत करके फेल के चांस को कम करके 20 में लिया हूं, तो पास होने के चांस कितने हो गए? 80 हो गए। समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, तो किसकी तरफ जा रहे हैं अपन? फ्लक्चुएशन कम करके किसकी तरफ जा रहे हैं? रेस्ट की तरफ। समझ गए इनर्शिया क्यों है ये? तो ये कह रहा है, पहले प्रिंसिपल ने कहा लार्ज सैंपल लोगे, अगर लार्ज साइज का सैंपल लोगे तो पॉपुलेशन का क्या बनेगा? वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और ऐसे सैंपल के जो रिजल्ट आते हैं उसमें फ्लक्चुएशन कम होता है। पहला बोलता है सैंपल क्या बनेगा, लार्ज साइज और रैंडम लेकर सैंपल क्या बनेगा। देखो दोनों प्रिंसिपल ने एक ही बात करी है, लेकिन फर्क समझाता हूं मैं। पहले ने लार्ज सैंपल, पहले और दूसरे, ये फर्क देखो, यहां पहला है या दूसरा है, फर्क दिखा रहा हूं। फर्क पहले में क्या आएगा? लार्ज सैंपल प्लस रैंडम सिलेक्शन, ये पहले में आएगा। दूसरे में क्या आएगा? सिर्फ लार्ज सैंपल साइज, बस। फर्क समझ रहे हो? यहां आएगा लार्ज सैंपल साइज, रैंडम सिलेक्शन। मैं पहले और दूसरे में फर्क बता रहा हूं तुम्हें। पहले और दूसरे में क्या फर्क है? तुम बोलोगे सर पहला प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल एक ही तो है। तो देखो भाई, पहले प्रिंसिपल में दूसरे में क्या फर्क है? फर्स्ट में और सेकंड में। सेकंड कौन सा है? इनर्शिया। इनर्शिया। और पहला कौन सा है? स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक है, पहला फर्क ये है लार्ज प्लस रैंडम, और दूसरा है सिर्फ लार्ज। ये रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ये रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है। कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? सैंपल। किसका? कौन बनेगा? सैंपल। किसका? यहां पर बोलता है रिप्रेजेंटेटिव बनने से रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट की बात करता है। वो पता है कैसा आएगा? उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तब जो इनर्शिया बोला, पोजीशन ऑफ रेस्ट, जिसमें स्टेबिलिटी होती है ना। पोजीशन ऑफ रेस्ट ऐसी पोजीशन होती है जहां पर अब चीजें चेंज नहीं होती, स्टेबल हो जाती है वहां। तो ये स्टेबिलिटी क्यों है इसमें? क्योंकि 5 अलग अलग लोगों को जब मैंने सैंपल लेने का भेजा और इनके इससे जब स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाले तो जो फर्क आए वो बिल्कुल ही माइनर आए। ठीक है, इन फर्क को फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो फ्लक्चुएशन बिल्कुल ही कम आया, तो मैं किस डायरेक्शन में गया? समझ गए? इसका फोकस सैंपल कैसा है उसके ऊपर है, इसका फोकस रिजल्ट के ऊपर है, रिजल्ट के ऊपर। फोकस दोनों का अलग अलग है। ठीक है, बच्चा बोल रहा है दोनों प्रिंसिपल एक ही तो बात कर रहे हैं, लार्ज नंबर की। ये लार्ज और रैंडम की बात कर रहा है, मगर ये कह रहा है लार्ज और रैंडम से पॉपुलेशन, सैंपल जो होता है सैंपल, वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, ऐसे बोल रहा है। और ये कह रहा है जो रिजल्ट आता है उसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है। तो इनर्शिया की बात कर रहा है, इसलिए इसको अलग बना दिया गया। ठीक है, इसको अलग बनाना पड़ा। समझ में आया अलग क्यों बनाना पड़ा? अलग इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि सिर्फ लार्ज नंबर को लेकर ही इनर्शिया की बात कर रहा है। वो लार्ज के साथ क्या ले रहा है?
रैंडम भी ले रहा है। ये बात बहुत ध्यान से याद रखना, नहीं तुम बोलोगे जब लार्ज की बात वो कर ही रहा है तो इनर्शिया बनाने की क्या जरूरत आ गई, सेकंड प्रिंसिपल का को बनाया जब पहले बात कर ही रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो पहले के रिजल्ट की बात हो रही है यहां पर, पहले के रिजल्ट की बात। इसीलिए देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, लास्ट लाइन में लिखा है दिस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दी, कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट होता है। ठीक है, अब अगर तुमने नोटिस किया हो तो पहले और दूसरे प्रिंसिपल ने साइज की बात करी है, सैंपल साइज की, तो लिख लेना पहले प्रिंसिपल और दूसरे प्रिंसिपल में सैंपल साइज, सैंपल साइज। अब आने वाले दो प्रिंसिपल किसकी बात करेंगे, आने वाले प्रिंसिपल बात करेंगे सैंपल डिजाइन और सैंपल डिजाइन। पहले तो जो बच्चे ना समझते हो उसको मैं सैंपल डिजाइन समझा दूं क्या होता है। सिर्फ सैंपल साइज ही मैटर नहीं करता, सैंपल डिजाइन भी मैटर करता है। डिजाइन क्या होता है, घर बनने से पहले घर का क्या बनता है, डिजाइन बनता है, स्ट्रक्चर बन जाता है घर का। बोले ऐसे तुमने कहा घर बनाना है, उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ घर बनाना, ले आ जा चलो, उसने लगा दिया, कहा है जमीन का है, जमीन ये हो जाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी सीमेंट हेलो भाई, सीमेंट भेज दे और ईंट वगैरह सब भेज दे। उसने सारी सीमेंट ईंट भेजी, तुमने कहा लग जाओ काम में, लग जाओ, बता दे, जा बता दे जल्दी बता, यहाँ दीवार बना दे। उसने कहा यहाँ दीवार बना दो, दीवार बन गई, यहाँ बन गई। अरे यार यहाँ गलत बना दी यार, ये हटाओ, हटाओ, तोड़ दो भाई। अरे भाई पहले डिजाइन तो बना ले, घर कैसा बनाएगा, कहाँ कौन से रूम बनाएगा, नेट बाथ अटैच बनाना है, क्या बनाना है, कहाँ पर बनाना है, कहाँ नहीं बनाना, किचन बनाना है नहीं बनाना, कितने फ्लोर बनाना है, कौन से फ्लोर पे क्या बनाना है भाई तेरे को ये तो बता दे। तो बैठ करके पूरा डिजाइन बनाएगा, एक तरीके से प्लानिंग। ठीक है, समझ गए। तो सैंपल डिजाइन मतलब होता है सैंपल की प्लानिंग। अब मैं तुम्हें सैंपल डिजाइन समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। सैंपलिंग यूनिट किसे मानूं, पॉपुलेशन क्या मिलकर बनेगी, ठीक है, पॉपुलेशन क्या लेना है मेरे को, ठीक है, सैंपलिंग यूनिट क्या रहेगी, पॉपुलेशन क्या रहना है, पॉपुलेशन क्या लेना है, उसमें सैंपलिंग यूनिट क्या रहेगी, ठीक है, सैंपल साइज क्या रखना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है सैंपल का, ये सारी चीज सैंपल लेने से पहले डिसाइड कर लेते, इसे बोलते हैं सैंपलिंग डिजाइन। ठीक है, सैंपलिंग डिजाइन में सैंपल की साइज भी आती है जो कि प्रॉपर एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और सैंपल का मेथड भी आता है, मेथड भी आता है, वो मेथड पढ़ा तुम लोग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सब सारी सैंपलिंग पढ़े तुम लोग। तो सैंपल का मेथड भी आता है, सैंपल का साइज भी आता है, पॉपुलेशन क्या है, कैसी है, क्या लेना है, सब आता है उसके अंदर, सैंपल डिजाइन के अंदर। समझ गए मेरी बात। तो सैंपल डिजाइन को छोटा मोटा टर्म नहीं है, सैंपल डिजाइन का मतलब बहुत से बच्चे आते क्या समझते हैं, टाइप ऑफ सैंपलिंग, कौन सा मेथड यूज करें। अरे सैंपल डिजाइन तो पूरी प्लानिंग है सैंपल की, इसमें मेथड आएगा क्या, सैंपल डिजाइन में टाइप ऑफ सैंपलिंग आएगा, हाँ सभी आएगा, डिजाइन है, ये तो समझा रहा हूं, ये मेरी बात ध्यान से सुनो। सैंपल की प्लानिंग कर रहा हूं, पॉपुलेशन क्या रहेगी, हर एक सैंपलिंग यूनिट क्या रहेगी, साइज क्या रखना है सैंपल की, कौन सा मेथड यूज करके सैंपल लेना है, ये सारी चीज डिजाइन में आती है। डिजाइन में सैंपल की साइज भी आ गई और पॉपुलेशन की भी साइज आ गई, सैंपल की भी साइज आ गई, पॉपुलेशन क्या रहेगी ये भी आ गया, कौन सा मेथड यूज करना है ये भी आ गया, मेथड भी आ गया, साइज भी आ गई, दोनों ही आ गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये बोल रहा है अगर पहले दो प्रिंसिपल पढ़ के तुम्हारे दिमाग में कोई गलत बात आ गई हो तो हम निकाल दे। हमने कहा निकालो। मेरे को एक बात बताओ, 1 से 12 तक की पॉपुलेशन है, ठीक है, स्टेरिफाइड तुमने कहा सब ग्रुप बना दो, तो क्या है वो हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन 1 से 12 की, 1 से 12 क्लास तक की पॉपुलेशन, ये एग्जांपल अपना है। पॉकेट मनी का सर्वे करने जा रहा हूं तो स्टूडेंट मेरे सामने कौन सी क्लास के खड़े हैं, फर्स्ट क्लास से लेके के 12वीं क्लास के, तुमने कहा सब ग्रुप बना दो, 1 से 3 का ऐसे तुमने ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप बना दिए। अब हर ग्रुप में सैंपल ले लो, कौन सी सैंपलिंग है, स्टेरिफाइड। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि बेटा मैं स्टेरिफाइड यूज नहीं करूंगा तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग करूंगा, तो तुम बोलोगे सर सिंपल रैंडम सैंपलिंग करोगे ना तो जो सैंपल होगा वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएगा अच्छे से, इसलिए यहां पर स्टेरिफाइड ही करो क्योंकि हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है। तो मैंने तुमसे ये कहा कि बेटा मुझे सिंपल रैंडम सैंपलिंग ही यूज करनी होगा, मैं तो अड़ गया मेरी बात पे, मैं तो गलत हूं, मैं भी जानता हूं, मैं गलत हूं ये मैं जानता हूं, मगर मुझे यही यूज करना है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बताओ कोई तरीका है रिप्रेजेंटेटिव बनाने का, एक और कोई तरीका है? तुमने कहा है सर एक तरीका और है, फिर अगर आप नहीं मान रहे तो फिर आप क्या करो, सैंपल साइज ज्यादा ले लो। तो क्या तुम लोग ये कहना चाह रहे हो
कि स्टडीफाइड यूज करने से कम सैंपल साइज से भी काम चल जाएगा, ये कहना चाह रहे हो तुम लोग? हाँ, मैंने तुमसे कहा कि बेटा जहां पर तुम स्टडीफाइड यूज करने का कह रहे हो ना, मैं वहां नहीं करना चाह रहा स्टडीफाइड यूज, मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही यूज करना चाह रहा हूं। तो कोई तरीका है रिप्रेजेंटेटिव बनाने का? तुमने कहा सर तरीका तो है। आप मेथड गलत यूज कर रहे हो, तो एक काम करो, साइज बढ़ा दो सैंपल की। साइज बढ़ा दोगे ना तो सैंपल क्या बन जाएगा? अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, क्योंकि मेथड गलत ले रहे हो। तो मैंने तुमसे सवाल किया कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं स्टडीफाइड यूज करूंगा तो कम सैंपल साइज से भी काम चल जाएगा? हाँ, ये तो कहना हुआ। अगर तुम मुझे सिंपल यूज करने में क्या कह रहे हो कि सैंपल साइज बढ़ा दो, तो मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि अपन ये चीज सीखे, फिर तो क्या सीखे कि अगर मेथड का तरीका, सैंपल लेने का तरीका, सैंपल का जो मेथड है वो अगर मैं सही रखूं तो कम सैंपल साइज से भी काम चल जाएगा, और अगर सैंपल साइज कम से भी काम चल जाएगा तो मेरा खर्चा कम आ जाएगा और रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अच्छे को बोलते हैं ऑप्टिमम। तो अगर तुम्हारा सैंपल डिजाइन अच्छा है, सही है, तो तुम्हें ऑप्टिमम लेवल की एफिशिएंसी मिल जाएगी एटा। तुम 1 लाख खर्चा करने की सोच रहे हो, मत करो। 1 लाख से कम में तुम्हें क्या मिल जाएगा? ऑप्टिमम लेवल की एफिशिएंसी 1 लाख से कम में। अब तुम बोलो नहीं मेरे को तो 1 लाख ही खर्च करना है, मुझे तो गिवन लेवल की कॉस्ट ही खर्च करनी है 1 लाख। गिवन लेवल क्या है? 1 लाख। मुझे तो 1 लाख ही खर्च करना है। तो 1 लाख अगर खर्च करना है तो जब कम में ही तुम्हें अच्छी वो मिल रही है एफिशिएंसी, तो 1 लाख में तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। समझ रहे हो? अगर मैं 1 लाख ही खर्च करूं, जब कम में ही मुझे क्या मिल रही है? ऑप्टिमम लेवल की एफिशिएंसी। 1 लाख में तो कितनी मिल जाएगी? मैक्सिमम लेवल की एफिशिएंसी। ये काम होता है सैंपल डिजाइन का। समझ गए? कहां पर कौन सा मेथड यूज करना है, प्रॉपर मेथड यूज करोगे तो कम साइज से भी काम चल जाएगा। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सीख गए बात? हाँ, लास्ट और आखिरी प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, आखिरी खत्म। वैलिडिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है, वैलिडिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है सैंपल डिजाइन, जो सैंपल डिजाइन ना ऊपर कौन सा मेथड यूज करना है, कितना सैंपल लेना है, ये वैलिड होगी कब? सैंपल डिजाइन कब वैलिड होगी? ऊपर कह रहा है सैंपल डिजाइन अगर सही होगी तो ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा। नीचे बोल रहा है अगर सैंपल डिजाइन वैलिड, पता है कब होगी? वैलिड कब होगी? जब वो हमें क्या दे? वैलिड एस्टिमेट और वैलिड रिजल्ट है टेस्ट के। टेस्ट के रिजल्ट क्या है? वैलिड रिजल्ट आए टेस्ट के, वैलिड रिजल्ट ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के वैलिड रिजल्ट दे हमें, और वो तभी पॉसिबल है ओनली अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक ऐसी है जो क्या एंश्योर करती है? वैलिडिटी एंश्योर करती है। ये भी एक प्रिंसिपल है। सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं वैलिडिटी तुम्हें कब मिलेगी? वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वैलिडिटी के अंदर बोला गया कि सैंपल डिजाइन, एसडी सैंपल डिजाइन, ये क्या होगा? ये वैलिड होगा। कब होगा वैलिड? जब क्या है? वैलिड रिजल्ट क्या करें? हमें प्रोवाइड करें। क्या करें? प्रोवाइड वैलिड रिजल्ट। और वैलिड रिजल्ट कब प्रोवाइड करेगा? कौन कर सकता है? सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो वैलिडिटी क्या बोलता है कि सैंपल डिजाइन वैलिड होता है कब? जब वो हमें प्रोवाइड करे वैलिड रिजल्ट। और वैलिड रिजल्ट कब प्रोवाइड करेगा? जब कौन सी सैंपलिंग का यूज करोगे? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसीलिए अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इस पेज, इसके आखिरी पेज पे जितने अपन मेथड पढ़ रहे थे, जब लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ रहे थे, तो देखो तुमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग में एक लाइन पढ़ी थी कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज कंप्लीट फ्रॉम सैंपलर्स बायस, फ्री फ्रॉम सैंपलर बायस। ऑल टेस्ट, सारे टेस्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। और लास्ट में मना कर दिया, इन मेथड के लिए तो मना कर दिया कि देखो नो स्ट्रेटेजिक इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन। इस मेथड को यूज नहीं करते, इस मेथड को यूज करके कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते। और यहां भी मना कर दिया नो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। सारे मेथड को मना कर दिया और सिंपल में क्या लिख दिया?
देखो इन दोनों में तो मना कर दिया, इनमें मना नहीं किया, इन बाकियों में ऊपर वालों में मल्टी स्टेज में मना नहीं किया, स्टेडिफाइड में मना नहीं किया। क्यों मना नहीं किया? क्योंकि मल्टी स्टेज, स्टेडिफाइड ये सबके सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं, ठीक है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसमें तो बोल के कह दिया, इसमें तो क्या बोल दिया कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हर टेस्ट के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। इसलिए वैलिडिटी वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है? सैम्पलिंग डिजाइन कब वैलिड होगी? जब वो वैलिड रिजल्ट है, और वो वैलिड रिजल्ट एक ही केस में देती है, अच्छा, वो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा तो फिर बाकी सैम्पलिंग बेकार है, जजमेंट सैम्पलिंग क्यों खराब है सर? जजमेंट सैम्पलिंग में बायसनेस आता है या नहीं आता? आता है। अब जो जजमेंट सैम्पलिंग यूज कर रहा है उसने कसम खा ली कि मैं बायसनेस से काम नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है, कसम खा ली, ठीक है। तो तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो उसकी बात मानो या उसकी बात, जिनको मानना होगा मान लेगा, जिनको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। रैंडम में बायसनेस होता है क्या? तो यहां तुम्हें मनवाना पड़ेगा क्या कसम खा के? टेंशन ही नहीं है। हाँ, तो जितने भी टेस्ट में कर रहा हूं, किससे करूंगा तो पब्लिक उसको सही मानेगी। पब्लिक का कॉन्फिडेंस किस पे आएगा? रैंडम सैम्पलिंग में आएगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? बायसनेस नहीं है, और तुम्हें कसम खाने की जरूरत भी नहीं है। मैं अगर रोड में चल रहा हूं, पूरा रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे साथ, और मैं ऐसे रैंडमली किसी से पूछ रहा हूं, मैं कहा भाई साहब आप बताओ, भाई साहब आप बताओ, तो तुम्हें दिख रहा है ना मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं। तो अब कोई बीजेपी के बारे में बोले, कांग्रेस के बारे में बोले, तो तुम उस बात को सही मानोगे ना। और मान लो अधिकतर ही बीजेपी के बारे में बोल रहे, तो तुम मानोगे भाई बीजेपी के सपोर्ट में लोग हैं, ठीक है, लोगों को फायदा हो रहा है बीजेपी से। और अधिकतर लोग कांग्रेस के बारे में बोलेंगे, तो तुम मानोगे ना ये बात, क्योंकि मैंने ये सर्वे कैसे किया है? रैंडम तुम्हें दिखा के कर रहा हूं मैं, वीडियो में चलते चलते किसी से पूछ रहा हूं मैं, मेरा बायसनेस नहीं है। इसीलिए टेस्ट वैलिड तो हो सकता है, उससे भी हो जाए, लेकिन चक्कर क्या है, उसमें बायसनेस आ जाता है। इसलिए कोई भी चीज कंक्लूजन पे या कोई भी टेस्ट को अपन उससे चेक नहीं करते। समझ गए मेरी बात? ये था लास्ट प्रिंसिपल। अपने 4 प्रिंसिपल पढ़े, 2 साइज पे, 2 डिजाइन पे। डिजाइन से ऑप्टिमम रिजल्ट भी आता है, और डिजाइन वैलिड कब होती है? जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करें, वो भी इसलिए क्योंकि इसमें बायसनेस नहीं होता। ऐसे नहीं पर्पसिव खराबी है, वो आया ही क्यों, उसे पैदा ही क्यों किया, बस चक्कर ये है कि उसमें बायसनेस होता है, जिसको हम प्रूव नहीं कर पाते, ठीक है। समझ गए बात? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, अच्छे से पढ़ना, अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक। आज के लिए बाबा टेक केयर, हमारा